Hello friends, good morning. Welcome to Exam Planet. So today is 29th of May और आज महीने के आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं, राइट? 29 30 का ही महीना है ना भाई? हाँ ठीक है। तो 29 30, ठीक है। तो 2 दिन बचे हुए हैं, मई खत्म हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों ने मई की बैंकिंग तो खत्म कर ली होगी एटलीस्ट, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक कंपाइल्ड वीडियो दे पाऊँ आपको पूरे महीने की, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। वक्त वक्त नहीं मिलता, टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा। आई विल मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट एमसीक्यूज के फॉर्म में दूंगा वो मैं। और ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कम से कम जितने क्वेश्चन हो पाए मैक्सिमम 100 200 क्वेश्चन तो बना के दे दूं, ताकि आपकी बैंकिंग एटलीस्ट कवर हो जाए, ठीक है। तो चलो बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट। बहुत कम खबरें, आज 2 ही खबरें मिली हैं मुझे। बट हाँ, वो जो आरबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट है वो बहुत बड़ी है, तो वो 2 3 स्लाइड्स में वही बन गई हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। पहले एक एचडीएफसी की खबर, एचडीएफसी की खबर भी थी ना, हाँ जी शायद एचडीएफसी की खबर है। आरबीआई इम्पोज एचडीएफसी बैंक पे की भी एक खबर है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। So RBI imposes rupees 10 crore penalty on HDFC Bank in auto loan, ठीक है। एक ऑटो लोन समझते हैं ना आप लोग? ऑटो लोन मींस जो हम जब आप कार लेते हो कहीं से, राइट, कार लेते हो तो उसमें हम लोन करवाते हैं, उसको हम फाइनेंस कराते हैं। जब आप किसी कार के शोरूम में जाते हो, वेदर इट्स, बहुत सारी कंपनीज हैं, अब तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आ गई हैं। तो आप जब उनके पास जाते हो तो दे टेल यू कि नाउ सर यू नीड टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट एज अ डाउन पेमेंट, ठीक है। आपको इतना पैसा डाउन पेमेंट करना है और बाकी हम लोन करवा देंगे, बाकी हम फाइनेंस करवा देंगे। और 15,000 16,000 डिपेंडिंग अपॉन दी कार, ठीक है। 25,000 ये सर आपका ईएमआई बन जाएगा, हर महीने आपको इतना देना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 5 years और नेक्स्ट 3 years, द प्लान विच यू चूज, ठीक है। जो आप चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग वो आपको इंस्टॉलमेंट महीने का बांध देते हैं, राइट। तो ये जो ऑटो लोन लोन थी, जो एचडीएफसी बैंक ऑटो लोन कर रही थी, उसमें कुछ गड़बड़ी मिली है, जिसकी वजह से आरबीआई ने 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। किसके ऊपर? एचडीएफसी बैंक के ऊपर, ठीक है। ये पूरी खबर है, एक बार पढ़ लेते हैं हम क्या है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹10 करोड़ ऑन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ, प्रोविजंस देख लीजिएगा। हालांकि पूछे नहीं जाएंगे पर फिर भी एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है। has imposed a penalty of 10 crore on HDFC Bank Limited for contravention of provisions of Section 6 of Subsection 2 एंड सेक्शन 8 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो थी ना, इसको वो फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये पेनल्टी लगाई गई है। दिस पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड इन द आरबीआई अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47A ऑफ 47A सबसेक्शन 1 और सी रीड विद द सेक्शन 46 4, ओके ठीक है। तो आरबीआई को जो मतलब पावर मिली हुई है, राइट, आरबीआई को जो पावर मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने अपना ये पावर जो है वो यूज करके बेसिकली ये पेनल्टी लगाई है उनके ऊपर, ठीक है। क्योंकि आरबीआई हैज द जो आरबीआई जो है वो एक क्या बोलते हैं उसको हम, आई I मीन mean, यार क्या वर्ड यूज होता है, स्पेसिफिक वर्ड, दैट इज आरबीआई जो है एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो उनका काम है कि इन सारे बैंकों के ऊपर नजर रखना एंड मेक श्योर कि दे फॉलो दी ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, all the guidelines which led by RBI, and if some bank is found guilty of that or some bank is found breaching that rules and regulations, they will have to pay the fine as per the directions of the RBI, as per the I mean calculations of the RBI। आरबीआई पहले कैलकुलेट करती है। याद रखिए कभी भी पेनल्टी आरबीआई अपनी मर्जी से नहीं लगाती है। आरबीआई जो है पहले आरबीआई को पहले कोई टिप ऑफ मिलता है, फिर आरबीआई जाके पता करती है, ठीक है, उसके बारे में क्या एक्चुअली में ये सच है, राइट। और उसके बाद फिर आरबीआई को जब सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं कि यस दिस इज वैलिड एलिगेशन कि यस बैंक इज डूइंग सच थिंग्स, देन आरबीआई सीक्स क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द बैंक ओनली। आरबीआई क्लैरिफिकेशन मांगती है बैंक से कि अब आप अपना पक्ष रखिए कि आपने ऐसा क्यों किया। और अगर उसके बाद भी आरबीआई कन्विंस नहीं होती है, ठीक है, या फिर अगर पार्शियली कन्विंस होती है तो उसके अकॉर्डिंग आई मीन पेनल्टी चार्ज की जाती है। अगर मान लो इसमें आरबीआई को मान लो आई मीन जब प्रोविजन होता है, मान लो किसी कोई एक आपने गलती कर दी, आपने आई मीन केवाईसी नॉर्म्स के लिए फॉलो नहीं कराया आपने किसी कस्टमर से, और वो आरबीआई के पास खबर चली गई, तो आरबीआई विल फर्स्ट आस्क यू कि क्यों नहीं कराई थी आपने, और अगर नहीं कराई तो क्या कंडीशंस थे।
और अगर आरबीआई को उनका उनका तर्क सही लगता है तो तब भी आरबीआई एक मार्जिनल सा फी चार्ज करती है, राइट। अगर आरबीआई को लगता है नहीं इन्होंने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया तो आरबीआई विल चार्ज द जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग आरबीआई जो है जितना प्रोविजन होता है उसके अकॉर्डिंग चार्ज करती है। इट डिपेंड्स कि आप आरबीआई को कितना कन्विंस कर पाते हो, राइट। तो ये पूरी खबर थी अभी की। एचडीएफसी बैंक के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। एचडीएफसी बैंक जो है ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज है, यहाँ हम सबको पता है, ठीक है। ये 1994 में फॉर्म हुई थी, अगर आपको पता हो तो। एचडीएफसी बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, 1994 में स्टेब्लिश हुई थी। अतानु चक्रवर्ती जो है अभी इसके चेयरमैन है और शशिधर जगदीशन जो है वो इसके सीईओ हैं, ठीक है। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो है वो इसकी सब्सिडरीज है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी हैं, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, क्या बैंक है, एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या है, ये तो आपको पता ही होगा, या मैं ये भी बता दूं? बताओ, अगर बोलोगे तो बता दूंगा। हाउसिंग हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट जो कि कल रिलीज हुई थी, मैंने कल ऑलरेडी आपको उसकी एक खबर दे दी थी, ठीक है। चलो उसके बारे में फिर भी मैं डिटेल में आज बता देता हूँ, ठीक है। तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई है, कल आई थी ये रिपोर्ट, आज नहीं आई है, कल आई थी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, थर्सडे को आई थी। टुडे इज फ्राइडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्राइडे और सैटरडे, नो टुडे इज सैटरडे, तो ये थर्सडे को आई थी ये रिपोर्ट, ठीक है। थर्सडे को आई थी रिपोर्ट, थर्सडे को, यस थर्सडे को आई थी ये रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया था? आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, सेंट्रल बैंक सीज बिग जंप इन अर्निंग्स फ्रॉम फॉरेक्स सेल्स एडिंग टू सरप्लस, ठीक है। आपको पता होगा अभी आरबीआई ने एक मोटा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि और पॉइंट ये है कि जितना पैसा आरबीआई ने दिया है उतना तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे सरकार वाले कि हमें इतना मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज बिकॉज कि आरबीआई को फॉरेक्स सेल से, जो फॉरेक्स सेल होती है ना, फॉरेन करेंसी की जो सेल होती है, परचेज होती है, उससे आरबीआई को बहुत फायदा हुआ है, जिसकी वजह से आरबीआई के खजाने में पैसा था, तो आरबीआई ने देखते हुए, सिचुएशन देखते हुए और कैलकुलेशंस करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, जिसकी उम्मीद इवन सरकार को भी नहीं थी, वो पैसे आरबीआई ने सरकार को दे दिए हैं। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे, अ हायर देन एक्सपेक्टेड सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट केम मोस्टली ऑन अकाउंट ऑफ इनकम अर्न्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वही साफ साफ बताया गया है कि जो पैसे एक्स्ट्रा के तौर पे सरकार को दिए गए हैं आरबीआई की तरफ से, वो सारे पैसे सरकार आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज के सेल और परचेज से प्राप्त किए थे, अंडर एन अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक इन 2019। 2019 में एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। उस पॉलिसी के तहत आरबीआई ने जो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी जो सेल्स और परचेज के थ्रू आरबीआई ने बहुत पैसे कमाए, ठीक है। The central bank saw a 69% jump in earning from foreign exchange transaction. ठीक है, this is the data which you need to memorize, right? आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक सॉ अ 69% जंप, कितने परसेंट का जंप हुआ है भाई साहब? 69% का जंप हुआ इन अर्निंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, ठीक है, which together with a lower transfer to its contingency fund allowed for a larger transfer of surplus to the government, जिसकी वजह से आरबीआई जो है अपने आप को अलाउ कर पाई, अपने आप को उस पोजीशन में देख पाई कि यस वी आर इन अ सिचुएशन दैट वी कैन ट्रांसफर सरप्लस अमाउंट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। द आरबीआई's annual report for a 9 month financial year of financial year 21, ओके ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है, याद रखिएगा। आरबीआई का जो 2021 का कैलेंडर है वो सिर्फ 9 महीने का हुआ है। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम फ्रॉम 2000, अभी से जो होगा, फ्रॉम 2022 वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा, आरबीआई शिफ्टिंग टू द फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर। अर्लियर आरबीआई जो है जून जुलाई कैलेंडर फॉलो करती थी, ठीक है। तो 3 महीने लेट चलती थी आरबीआई, जैसे वो मार्च में क्लोज करते थे तो ये करते थे अप्रैल में, जून 30 जून को ये क्लोज करते थे, ठीक है। तो 1 मई से 30 जून तक का कैलेंडर चलता था इनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है शायद। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये तो करूंगा ना एटलीस्ट कि आरबीआई कैलेंडर क्या होता है, ताकि आपको ये चीजें
क्लियर हो पाए कि कब से कब तक ही होती है ये आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर जो होती है, ठीक है। ओके, जुलाई जून फॉलो करती थी, मई नहीं, जुलाई जून। सो 1 जून से 31 जुलाई तक ये कैलेंडर फॉलो होता है। सॉरी, इसीलिए मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया आपका कि मई जून नहीं, जुलाई जून जुलाई होता था। 1 जून से लेके 31 जुलाई तक का कैलेंडर आरबीआई फॉलो करती थी, जो कि अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का कैलेंडर फॉलो करेगी। इसीलिए ये जो इस साल का जो आरबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट आया है वो सिर्फ 9 महीने का आया है, और 9 महीने का ही कैलेंडर उनका हुआ है, was released on Thursday. The central bank is in the midst of transitioning to April March financial year. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। As such, the comparison between the financial year 2021 accounts is not apples to apples. I mean, अगर आप 2021 के फाइनेंशियल ईयर कंपेयर करो, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज वहां पे 12 महीने हुआ करते थे, यहाँ पे 9 ही महीने हैं, बिकॉज आरबीआई जो है वो मार्च अप्रैल वाले, आई मीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाले कैलेंडर फॉर फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट हो रही है, राइट। सो लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट स्लाइड। आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट आई है कल, उसकी हाइलाइट्स क्या क्या है मैं आपको पहले से बता देता हूँ। द एनुअल रिपोर्ट शोज आरबीआई बैलेंस शीट ग्रीव बाय 6.9%। याद रखिएगा, 6.9%। आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ बताया गया है कि आरबीआई की बैलेंस शीट 6.9% से ग्रो कर गई है, रिफ्लेक्टिंग इट्स लिक्विडिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस। उसकी फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन और लिक्विडिटी को देखते हुए ऐसा बताया गया है। इनकम फॉर द ईयर फेल 10.96%। इनकम जो थी साल की वो 10.96% गिर गई है, ठीक है। एक्सपेंडिचर डिक्रीज 63.10%। वही जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग 63% डिक्रीज हुई है। इनकम जो है वो 10.96%, मतलब 11% डिक्रीज हुआ है, वही एक्सपेंडिचर 63% डिक्रीज हुई है। ड्रॉप इन एक्सपेंडिचर वाज ऑन अकाउंट ऑफ लोअर प्रोविजन ऑफ रुपीज 20,710 करोड़ वर्सेस 73,615 करोड़ अ ईयर अगो। ओके, अब जो एक्सपेंडिचर में कमी आई है वो इसलिए आई है कि जो पहले प्रोविजन किया गया था लास्ट ईयर वो लगभग 73,615 करोड़ का था, 73,615 करोड़, जो कि इस साल सिर्फ 20,710 करोड़ का रह गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंडिचर में तो कमी आनी है। This provision reflects a rupees 20,710 crore transfer to contingency fund. इसमें ये बताया गया इस तरीके से कि कंटिजेंसी फंड जो है उसमें 20,710 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। एज अ रिजल्ट द सरप्लस स्टूड एट 99,122 करोड़ एज अगेंस्ट 57,128 करोड़ लास्ट ईयर, जिसकी वजह से जो हमारा सरप्लस है वो लगभग 99,122 करोड़ हो गया है, जो जिसको हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, जो कि 57,128 करोड़ था, 57,121 करोड़ लास्ट ईयर। As a percentage of financial year GDP, the central bank's balance sheet has risen to 29%। सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट जो है वो लगभग 29% से बढ़ गई है, फ्रॉम 26% एट द एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। कूल। एक्सचेंज गेन और लॉस फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन स्टूड एट इतना करोड़ एंड वर्सेस इतना करोड़ इन 20। देखो एक्सचेंज, वही जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले, फॉरेन एक्सचेंज से बहुत फायदा हुआ है, ठीक है। इस साल फॉरेन एक्सचेंज से जो फायदा हुआ है वो लगभग 50,629 करोड़ का हुआ है, जो लास्ट ईयर सिर्फ 29,993 करोड़ का ही था, ठीक है। तो कुछ कुछ जगहों पे सरकार को फायदा भी हुआ है, ठीक है। आरबीआई को फायदा हुआ, उसकी वजह से सरकार को पैसे मिल गए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ऐसा ही चलता है, आप जब किसी कंट्री को देखोगे, किसी घर को देखोगे, तो वो ऐसे ही चलता है, इधर के पैसे उधर लगा के चीजें मैनेज की जाती हैं। दिस इज व्हाट द इकोनॉमी इज ऑल अबाउट, राइट। लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू इश्यू फिजिकल वीजा डेबिट कार्ड। ओके, पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है, जिसने ऑलरेडी हिट हो गई है, उसने अपना एक बेसिकली ऑनलाइन वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया था, जो बहुत फेमस हुआ था। अगर आपको पता हो तो, ना पता हो तो पढ़ लीजिएगा जाके, बहुत फेमस हुआ था उनका। द पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड हैज अनाउंस्ड that after witnessing the popularity of Visa virtual debit card, मैंने आपको वही बताया अभी, Visa virtual debit card उनका बड़ा फेमस हुआ था, among its customers it will also start issuing physical debit card by Visa, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो कंपनी काम करती है और उसका कोई प्रोडक्ट चल जाता है तो उसको और अच्छे से बेचना चाहती है, वही हुआ यहाँ पे बेसिकली।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो थी उसका जो वर्चुअल वीजा कार्ड था, वर्चुअल वीजा कार्ड था, वो चल गया था, वर्चुअल वीजा डेबिट कार्ड जो था वो चल गया था, इसलिए अब उसको आरबीआई जो है वो हार्ड फॉर्म में, दैट इज फिजिकल डेबिट कार्ड के फॉर्म में भी लॉन्च करने जा रही है। द बैंक हैज ऑलरेडी इशूड ओवर 4.5 मिलियन वर्चुअल कार्ड्स, लगभग 45 लाख वर्चुअल कार्ड्स उसने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए थे। ठीक है, 45 लाख कार्ड फॉर अ पेटीएम पेमेंट बैंक इज अ हाईली गुड नंबर। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल मिशन था इनका वर्चुअल कार्ड, एज एन नाउ टारगेटिंग टू इशू ओवर 1 मिलियन फिजिकल डेबिट कार्ड्स बाय एंड ऑफ 2021। और अब वो टारगेट कर रही है कि हम 1 मिलियन मतलब 10 लाख फिजिकल डेबिट कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं एट द एंड ऑफ 2021, जो कि थोड़े टाइम रह गए हैं, मतलब 6-8 महीने कहाँ रह गए हैं भाई, 6 महीने रह गए समझ लो। सतीश कुमार गुप्ता हु इज द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सतीश कुमार गुप्ता हैं, जो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के, उन्होंने उन्होंने बोला कि वी आर प्राउड टू ब्रिंग आउट ऑल न्यू फिजिकल कार्ड विद आवर लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर वीजा। उन्होंने बोला वी आर वेरी हैप्पी कि हम ऐसा कर रहे हैं, दिस इज येट अनदर स्टेप टेकन बाय अस टू democratize the digital financial ecosystem in the country. Physical cards will help more people have another payment methods to rely on whenever they are out for buying services or shopping. ठीक है, कूल। उन्होंने बोला कि ये सब अच्छा होगा जब लोग बाहर शॉपिंग पे या घूमने जाएंगे कहीं पर जहां पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो दे कैन यूज दिस कार्ड फॉर देयर पेमेंट। तो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। ये मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कार्ड्स मार्केट में चल रहे हैं, बट फ्रॉम फॉर द पेटीएम्स पर्सपेक्टिव दिस इज अ गुड इनिशिएटिव बिकॉज पेटीएम्स हैज ऑलरेडी succeeded in the virtual wala debit card which is visa supported, and this is again they are opting for a physical debit visa card, and they have targeted 1 million visa debit card by the end of 2021. So for पेटीएम्स पर्सपेक्टिव इट इज वेरी गुड। और मैं आपको पेटीएम की बेसिक बेसिक जानकारियां दे दूं, पेटीएम है क्या। पेटीएम जो एक कंपनी है वो एक नोएडा बेस्ड कंपनी है, क्या आपको ये पता है? दिल्ली बेस्ड कंपनी नहीं है, पेटीएम एक नोएडा बेस्ड कंपनी है, राइट। पेटीएम जो है उसका उसका जो क्या बोलते हैं पेरेंट कंपनी, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम। पेटीएम के सीईओ है विजय शेखर शर्मा, हेडक्वार्टर है नोएडा में, 2009 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपके जानने के लिए। ठीक है, और जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो चीफ हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, सतीश कुमार गुप्ता। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि वीडियो आपका फायदा पहुंचा पाए। ये देखिए, ये हमारे आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, और ये हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अभी जो हेड बताया मैंने आपको, सतीश कुमार गुप्ता, ही इज। ठीक है, तो ये पूरी थी आज की बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज। आई, चलो आपको पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज, और थोड़े से व्यूज बढ़ा दो, बहुत मजा आएगा। आज देखो मैंने फिर से आज 18 मिनट में वीडियो खत्म कर दी। चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, आप बताइए क्या चाहते हो आप। मैं सोच रहा हूँ एसबीआई की जैसे कल पीईटी की वो आ गई है, पता है ना आपको, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की डेट आ गई है, 1 जून से ये स्टार्ट हो रही है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लियर कर बताता हूँ, याद रखना पेपर अब होना है और इसी महीने होना है। ठीक है, इसी महीने, फॉर मी इसी महीने का मतलब है जून में प्री हो जाएगा। लिख लेना मेरी बात, कोई नहीं रोक सकता इसको। ठीक है, तो तैयारी उसके अकॉर्डिंग कीजिए। 31 जुलाई का मेंस जिंदगी में नहीं टलेगा, लिख लीजिए, 31 जुलाई के मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ के चलिए, पेपर अपने आप निकल जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्री का एक स्ट्रैटेजी चाहिए, मैं बना के दे दूंगा, क्योंकि जैसे मैं फॉलो करता हूँ, मैंने लास्ट, आपको पता होगा मैंने लास्ट ईयर सारे मेंस दिए हैं ऑलमोस्ट, तो सारे प्री ऑब्वियस ही बात है मेरे निकले होंगे। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दे दूंगा। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, और स्पेशली यूपी के लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे यूपी और गुजरात के लोगों के लिए वहां पे बहुत ज्यादा फॉर्म्स भरे गए हैं। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए भी। ठीक है, ताकि आपका फायदा हो, और मैं आपको बता दूं कैसे पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको कल एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो दे दूंगा विद कंपैरिजन, 2-3 साल 4 साल के कंपैरिजन के साथ। ठीक है, तो चलिए बाय बाय आज के लिए, टेक केयर।